तो स्टूडेंट्स आज हम देखने जा रहे हैं 11वीं फिजिक्स और उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट मापन और मापन के अंतर्गत इस लेक्चर में हम देखेंगे त्रुटि। तो हमको ये देखना है कि कोई भौतिक राशि आपके पास z है और वो दो अन्य भौतिक राशि a और b के योगफल पर निर्भर करती है। तो हमें यह बताना है कि z में आखिरकार कुल कितनी त्रुटि होगी। तो इसके लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले लेंगे कि z किस पर डिपेंड है, a और b के योगफल पर। तो जब हम a को मापेंगे तो a को मापने के लिए आप जानते हैं कि यदि प्रेक्षित मान किसका, a का प्रेक्षित मान होगा a प्लस माइनस डेल a, फिर होगा b का प्रेक्षित मान b प्लस माइनस डेल b। तो स्वाभाविक है z का जो प्रेक्षित मान है उसे हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल z। इसका मतलब पहले समझ लें, किसी भी भौतिक राशि को मापने में उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। जैसे हम जानते हैं कि स्मॉल g का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है और हमने सरल लोलक की सहायता से प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करके हमने कैपिटल G का मान लाया और मान लाने में हो सकता है कि हमारे पास आंसर आए 9.79 आ गया, या हो सकता है कि 9.91 आ जाए। यानी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, वास्तविक मान कहेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। अब अगर यहां देखते हैं तो कितने की गलती हुई भाई, 9.81 यानी 0.02। लेकिन यहां अगर देखें 9.81 यानी 0. तो इतना डिफरेंस आ रहा है ना, तो यही कहलाती हैं त्रुटि। और इस रियल वैल्यू को यदि हम मान लेते हैं कि ये x है और होने वाली जो त्रुटि है वो कितनी है, डेल x है। तो प्रेक्षित मान मापा गया जो मान है वो क्या होता है, इस रियल मान में से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा, तो इसको हम कहेंगे प्रेक्षित मान। तो a का प्रेक्षित मान a प्लस माइनस डेल a, b का प्रेक्षित मान b प्लस माइनस डेल b और z का प्रेक्षित मान z प्लस माइनस डेल z। अब हम समझते हैं यहां पर z इज इक्वल टू है ये a प्लस b। तो z की वैल्यू रखें z प्लस माइनस डेल z, a यानी a प्लस माइनस डेल a, b की वैल्यू b प्लस माइनस डेल। अब हम एक काम करें, ये जो a और b है इन दोनों को देखो, इन दोनों को जमा कर लिख दें और बना दें a प्लस, और इन दोनों में प्लस माइनस बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, डेल a प्लस डेल। अब ये a प्लस b आखिरकार किसकी वैल्यू थी शुरू में, देखो इसको हटा के क्या लिख दे, प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, z प्लस माइनस डेल z, z से z पक्षांतर होता तो कट जाता ना। अब बचा क्या, प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, और ये प्लस माइनस से कैंसिल, इसका मतलब डेल z बराबर डेल a प्लस डेल b। तो कोई भौतिक राशि z यदि दो अन्य भौतिक राशियों के योग पर निर्भर करती है तो कुल त्रुटि दोनों, देखो कुल त्रुटि दोनों भौतिक राशियों में अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। यह इसका सारांश निकला। तो यहां पे सारांश क्या आया कि कोई भौतिक राशि अन्य दो भौतिक राशियों के योगफल पर निर्भर करती है तब उस भौतिक राशि में कुल त्रुटि दोनों अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। यह इसका सारांश निकला। ठीक, इसी तरीके से हम ये लेकर चले कि ये भौतिक राशि जैसे z है a और b के योग पर निर्भर करती है। तो अब हमको बनाना है कि z जो है वो किस पे निर्भर करती है, उन दोनों के
अंतर पर, तब क्या परिणाम आएंगे हम ये देखेंगे। तो इससे पहले कि उसमें चलें, आप इसको एक बार चेक कर लें। अब देखें, कोई भौतिक राशि z है और वो a और b के अंतर पर निर्भर करती है, तो क्या करेंगे? तो लगभग वैसा ही, ये हुआ a का प्रेक्षित मान, b का, और ये z का जैसा था। अब देखते हैं z के स्थान पर z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a में a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b। अब ये हुआ आपके पास a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b। तो माइनस से जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस वाला प्लस, तो कुल मिला के प्लस माइनस ही रहा। अब देखें, ये जो a है और ये माइनस b, इसको एडजस्ट करो, तो क्या हुआ? a माइनस b प्लस माइनस डेल a प्लस क्या हुआ? डेल b। देखो इसमें से मैंने प्लस माइनस को क्या निकाला? कॉमन। अब ये किसकी वैल्यू है? a माइनस b, जेड की, जेड प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, और ये हुआ जेड प्लस माइनस डेल जेड, जेड से जेड। और अगले स्टेप में जाना तो इससे ये भी क्या हो जाएगा? तो होगा डेल जेड इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b, तो भी परिणाम उतना ही आया। यानी कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के योग पर निर्भर करे चाहे अंतर पर निर्भर करे, तो कुल त्रुटि जो है वो दोनों भौतिक राशियों के अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। ठीक, यानी हम यहां लिख दें, कोई भौतिक राशि दो अन्य भौतिक राशियों के अंतर पर निर्भर करती है, तब कुल त्रुटि अलग अलग भौतिक राशियों में त्रुटि के योगफल पर निर्भर करती है। ठीक, ये ध्यान रखना। अब जैसे कि हमने देखे माइनस, अब हम देखेंगे अगली त्रुटि कि कोई भौतिक राशि a और b के गुणे पर डिपेंड है तब क्या होगा, और भाग पर डिपेंड है तब क्या होगा। स्टेप टू स्टेप। अब देखें, कोई भौतिक राशि z है और वो दो राशियों के गुणनफल पर निर्भर करती है, और अब क्या त्रुटि होगी हम ये देखते हैं। तो इसके लिए देखें, फिर वही a का प्रेक्षित मान, b का और z का। अब देखें, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू, अब यहां देखना a की वैल्यू a प्लस माइनस डेल a, और बीच में इंटू है तो इंटू है, b प्लस माइनस डेल b। अब करना यह है, सामान्य जैसा गुणा होता है बिल्कुल वैसे ही, जैसे इस a का गुणा पहले b में और फिर इसमें, जब a का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ab प्लस माइनस a का इसमें करेंगे क्या होगा? a डेल। अब डेल a का इसमें करेंगे क्या होगा? b डेल a प्लस माइनस डेल a डेल डेल b। अब अपने को पता है कि ये जो डेल a है बहुत छोटा है ना, और ये डेल b भी बहुत छोटा है, इसका मतलब इनका गुणनफल भी क्या होगा? बहुत छोटा, तो उसको अपन नगण्य मान लेंगे। तो यहां लिखेंगे डेल a व डेल b बहुत क्या हैं? छोटे हैं।
इसीलिए डेल ए इंटू डेल बी भी क्या होगा, बहुत छोटा। यहां इसलिए चिन्ह नहीं लगाओ, इसको लिखना पड़ेगा यहां, इसलिए। अब अगर ये छोटा होगा तो इसे क्या मानेंगे, नगण्य मानने पर, उसको छोड़ देंगे कहने का मतलब। तब क्या होता है देखें, ये हुआ। अच्छा, ए बी को क्या लिखोगे फिर से आप देखें यहां से, ये जेड प्लस माइनस ये जैसे का वैसा ए डेल बी प्लस बी डेल ए प्लस माइनस, इसको नगण्य मान लिए, यानी इसको भूल जाओ, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये हुआ डेल प्लस माइनस डेल जेड, जेड से जेड, अब क्या बचा, प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल बी प्लस बी डेल ए, और इससे ये। अब हमारे साथ एक समस्या है कि ए के साथ बी आ रहा है और बी के साथ क्या आ रहा है, हमको सेपरेट सेपरेट करना, जहां ए की त्रुटि हो तो बी का रोल ना हो और बी की हो तो ए का ना हो। तो फिर क्या करेंगे, हम करेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में ए बी का क्या देंगे हम, और जब भाग देंगे तो क्या आएगा देखें, डेल जेड अपान ए बी, ए डेल बी अपान ए बी, बी डेल ए अपान ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो यहां क्या बच गया देखो, डेल बी अपान बी और डेल ए अपान, इस ए बी को लिखा जा सकता था जेड। तो हर कोई एक दूसरे के सिमिलर आ गया कि जो ऊपर है वैसा ही नीचे। अब आप देखें कि ये जो परिणाम आया है आपके सामने, ये क्या कहे, इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे। तब आप देखें, अगर कोई भौतिक राशि दो अन्य भौतिक राशियों के गुणन पर निर्भर करती है, गुणनफल पर निर्भर करती है, तब इस देखो बट्टे में आ गया ना, तब कुल भिन्नात्मक त्रुटि, अब केवल त्रुटि नहीं बोलोगे क्योंकि बट्टे में आ रहा है, निरपेक्ष त्रुटि है, तब कुल भिन्नात्मक, पुस्तक में लिख दें हम एक और, निरपेक्ष भिन्नात्मक त्रुटि दोनों भौतिक राशियों, देखो दोनों भौतिक राशियों की अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। ठीक, समझ लें, बहुत रटने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल मैटर है। कोई भौतिक राशि दो अन्य भौतिक राशियों के गुणनफल पर निर्भर करती है, तब उस भौतिक राशि में भिन्नात्मक त्रुटि, कुल भिन्नात्मक त्रुटि, जिसको हम निरपेक्ष त्रुटि भी कह सकते हैं, कुल भिन्नात्मक त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर। ठीक है, यह कंसेप्ट आया। यहीं पर एक नोटेड पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे, ये स्पेशल नोटेड पॉइंट है। जैसे कोई भौतिक राशि जेड है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ए और बी अलग अलग राशि थी,
तो अगर यहां a इंटू ए हुआ होता, मान लो सेम राशि होती, तो कहने का मतलब आप a का क्या बोलते हैं, इसको वर्ग ना। तो इसके लिए अगर मैंने परिणाम लाया होता तो क्या आंसर आता बताओ, डेल जेड अपान जेड बराबर, इसके लिए आता डेल ए अपान ए और इसके लिए भी क्या आता, तो क्या मैं लिख सकता था, 2 बार आएगा डेल ए अपान। कहने का मतलब 2 बार सेम भौतिक राशि आएगी तो डेल ए अपान ए के सामने कितना आ जाएगा, तो अगर यहां n होता तो कितना आ जाता, बात समझ आ रही। तो एक सूत्र मैं यहां बना देता हूं कि यदि z बराबर a पे कितने की पावर होती, तब मैं डेल जेड अपान जेड लाना चाहता तो डेल ए अपान ए आता, पर ये n कहां बन जाता सामने, ये आया आपका क्या, सारांश। जब जो घात होगी वो घात कहां जाएगी, ठीक, इसीलिए तो मैं गुणा करता था, तो ट्रिक सिखाया था, इन सबका सारांश है वो जो ट्रिक सिखाया था मैंने आपको। तो यहां वाला क्लियर है। इसके बाद हम करेंगे कोई भौतिक राशि z है और वो 2 अन्य भौतिक राशियों के भाग पर, डिवाइड पर निर्भर करती है, फिर कैसे करेंगे। तो पहले आप यहां तक देख लें, हर एक बात नोट कर लें और फिर देखते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं कि कोई भौतिक राशि जो है वो z है और 2 भौतिक राशियों के भाग पर निर्भर है, ठीक है, तब त्रुटियां कैसी होंगी ये हम चेक कर लेते हैं। देखें, तो अब ये जानते हैं कि z के लिए क्या होगा, z प्लस माइनस डेल z, इस a के लिए a प्लस माइनस डेल a, b के लिए b प्लस माइनस डेल, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात समझना है, यहां पर हम एक काम करते हैं, z को निकालें कॉमन। अब z को निकाले तो ये 1 बचा, लेकिन जहां नहीं है वहां पे z कहां आ जाता है बताओ, गणित में नीचे आ जाता है। इसी प्रकार से आप यहां a कॉमन निकालें तो क्या बचा, यहां 1 प्लस माइनस डेल a अपान a, वैसे ही b 1 प्लस माइनस डेल b अपान, ये हुआ z 1 प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड, ए अपान बी को आप फिर से क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं ना। तो ए से ए अपान बी को हमने लिखा जेड और ये हुआ 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए इंटू ये वाला जो कंसेप्ट है 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी, ऊपर गया और ऊपर क्या आया, क्योंकि इस कोष्टक पे कितने की पावर है तो ऊपर जाने पे क्या होगा, -1। अब z से ये 1 प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए, और यहां आएगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी, और ये माइनस। इस स्टेप में कंसेप्ट आता है, आपको याद होगा एक प्रमेय, द्विपद प्रमेय, 1 प्लस एक्स और होल पावर क्या हो, एक कंडीशन ध्यान रखना, ये जो x है वेरी 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 लेस देन क्या हो, 1, यानी ये x अगर 1 से बहुत छोटा हो तो द्विपद प्रमेय ये कहता है कि इसको n का गुणांक बना दे। तो 1 प्लस क्या होता है, इसी आधार पे इस लाइन में आप देखें कि डेल बी तो वैसे ही छोटा था और उसमें b का भाग दिए तो और भी क्या कर दिया आपने, यानी 1 से बहुत, तो यहां लिखे चूंकि डेल बी अपान बी इज वेरी वेरी लेस देन, तब इस प्रमेय से, तो ये ऋण 1 कहां आएगा, जैसे n आया था x के सामने, ऋण 1 कहां जाएगा, यहां। और अब देखते हैं क्या स्टेप आएगा, 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए, और यहां 1, जब ये -1 यहां आ जाता तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, कुल मिला के फिर से क्या रहा
ऊपर नीचे हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल बी अपान, अब सामान्य जैसा गुणा होता है, एक का गुणा एक में तो 1, 1 का इसमें प्लस माइनस डेल बी अपान, फिर इसका 1 में तो प्लस माइनस डेल ए अपान है, फिर इसका इसमें प्लस माइनस डेल ए अपान है इंटू डेल बी अपान। अब आपको पता है कि ये क्या नगण्य, क्योंकि डेल ए वैसे ही छोटा, ए से भाग दे रहे तो और छोटा कर दिए, ये दोनों बहुत छोटी राशि हैं तो लगभग मान के चलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चा क्या आपके पास में, यहां देखें 1 प्लस माइनस डेल जेड अपान, तो 1 से 1, और ये देखें अब बचा क्या, प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड इज इक्वल टू, प्लस माइनस कॉमन निकाल लें यहां पर, तो ये हुआ डेल बी अपान बी इज इक्वल टू डेल ए अपान ए, और प्लस माइनस से ये कैंसिल, कहने का मतलब डेल जेड अपान जेड, और वहां लिख दें डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी। आया, वही परिणाम आया जो कि गुणे में आया था। ठीक, इसका मतलब है हम सारांश लिखेंगे जैसे जब ही लिखा हुआ था, देखिए दो भौतिक राशि दो अन्य भौतिक राशियों के किस पे डिपेंड थी, तो गुणन के स्थान पे अब अपन क्या कर दें यहां कि भागफल पर निर्भर करती, तब कुल भिन्नात्मक त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है, जैसे का वैसा ही आया, देखो वही तो है जो आंसर पहले आया था वही। तो ये हुआ 4 प्रकार से। अब इन चारों भौतिक राशियों के जो हमने योगफल के लिए, अंतर के लिए, गुणे के लिए, भाग के लिए जो निकाला है उसका एक सारांश हम लिख देंगे, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए वो सारांश हमारे बहुत काम का है। अब देखें कि अब तक हमने जो त्रुटियां देखी थी उसका एक सारांश क्या है, समरी, जो कि आपके नोट्स में दिया है, लेकिन जहां मैंने ए और बी यूज किए वहां पे आपको एक्स और वाई दिखते होंगे। देखें, अगर कोई भौतिक राशि जेड है, वो ए और बी के योगफल पर निर्भर हो चाहे उसके अंतर पर निर्भर हो, दोनों के लिए परिणाम सेम आते थे कि कुल त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के त्रुटियों के योग के बराबर होता है। लेकिन यदि कोई भौतिक राशि दो अन्य भौतिक राशियों के गुणों पर और ये भाग पर निर्भर है, तब त्रुटि भिन्नात्मक हुआ करती थी, भिन्नात्मक त्रुटि होती थी, और वो दो अलग अलग भौतिक राशियों, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, के भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती थी। एक नोट मैंने बताया था कि z इज इक्वल टू ए टू दी पावर, यदि n है मतलब a n बार है, तो n जो होगा वो डेल a अपान a का गुणांक बन जाए। और यही एक सारांश था जो याद होगा आपको, त्रुटि में मैं उसके घात का क्या किया करता था, गुणा। क्यों करता था, ये वजह थी उसकी। अब जैसे आपको कोई बोल दे कोई भौतिक राशि z x2 y3 अपान z2 पे निर्भर है, और x y और z में मान लो 3%, 2% और 5% की त्रुटि होती है, तो z जो जेड अपन जेड है वो क्या होता, देखो ये x भौतिक राशि डेल x अपान x होता, फिर y के लिए क्या होता बोलो, डेल y अपान, और z के लिए क्या होता, तीनों को अलग अलग कर दिया मैंने। और ये बात तो तय है, चाहे जोड़ हो, चाहे ऋण हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, सब में धन धन आ जाता था। अब यहां पे क्या होता था, देखो ये इसके लिए जो ऊपर घात है उसका गुणा होता था कि नहीं, सामने y था तो यहां, और z है तो यहां। अब आप देखिए दो, और इसकी त्रुटि कितनी दी हुई है आपको, 3%, और ये डेल वाई अपॉइंट कितना है 2%, 2, ये कितना है, मतलब 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो कितना परसेंट आया, 22% आया ना। लेकिन ये
सिस्टम से आया, पूरा पढ़े आपने, सारांश देखे, सारांश में क्यों हम गुणा करते थे वो, और मैंने आपको बताया था इतना नहीं सोचना है, लेकिन यहां पे केवल इसमें जो त्रुटि है उसका गुणा ऊपर वाले में करना है। तो 3 दिया है तो 3 दूनी 6, धन यहां दिया तुमको कितना 2, तो 2 तिया भी 6, यहां दिया 5 तो 5 दूनी 10, डायरेक्ट लाना है आपको, कितने परसेंट आया 22%। अब कंसेप्ट क्लियर बिल्कुल। तो ये रहा कि कोई भौतिक राशि है जो दो भौतिक राशियों के योग पर, अंतर पर, गुणे पर, भाग पर निर्भर करती है, तो उनमें हम फाइनली त्रुटि कैसे निकालेंगे।